वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज आप पर होगी हॉरर की बरसात, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक मिस्ट्री हॉरर मिनी सीरीज जिसके टोटल 7 एपिसोड्स हैं। हाँ, खुशखबरी बताऊं आपको, वो ये है कि हम सातों के सातों एपिसोड्स इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्या बात सुनकर आपके चेहरे खिल गए, बहुत बढ़िया। तो आगे की बात भी सुनिए। एक छोटा आइलैंड जहाँ के लोगों को भगवान पर अटूट विश्वास है। एक दिन वहाँ के चर्च का पेस्टर लापता हो जाता है और एक नया पेस्टर उसकी जगह ले लेता है। उस नए पेस्टर के आने के बाद उस आइलैंड पर क्या हुआ, किस तरह के चमत्कार हुए, लेकिन उन चमत्कारों की आड़ में असल में क्या हो रहा था, वहाँ के लोगों का क्या हुआ। क्या आपको मजाक सूझ रहा है कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ? अरे सच में बहुत डरावनी है। यही सब कुछ दिखाया गया इस मिनी सीरीज में। इस कहानी का हर एक एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं 2021 में रिलीज हुई इस मिस्ट्री हॉरर सीरीज को, जिसका नाम है मिडनाइट मास। हाँ, एक और बात है यार, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ना। कहानी की शुरुआत होती है कार में, जिसमें रिले नाम का एक आदमी कहीं पर जा रहा है, लेकिन रास्ते में वो अनजाने में एक कार का एक्सीडेंट कर देता है, जिसमें स्पॉट पर ही एक लड़की की मौत हो जाती है। रिले दोस्तों असल में एक पार्टी से लौट रहा था और उसने बहुत ही शराब पी रखी थी। उसे अपने किए पर पछतावा होता है और वो कोर्ट में कबूल कर लेता है कि मैं ड्रंक था और ड्राइव कर रहा था, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हो गया और वो लड़की मर गई। दोस्तों जज उसको उसके किए की 4 साल की सजा सुनाते हैं। जेल में रोज रिले को उस लड़की का लहूलुहान रूप दिखता है, जिसकी मौत दोस्तों उसके हाथों हो गई थी एक्सीडेंट में। खुद को गुनहगार मानते हुए इसी पछतावे में वो जेल में सजा काट रहा होता है। इस तरह 4 साल बीत जाते हैं और रिले की सजा भी खत्म हो जाती है। अब वो अपने घर जाने वाला है, जो कि क्रॉकेट आइलैंड नाम के एक आइलैंड पर है। फिलहाल इस आइलैंड की कुल जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 127 है। तो रिले के रिलीज होने की खबर सुनकर रिले के पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं। रिले का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है वॉरेन। उसे रिले के वापस आने की कोई खास खुशी नहीं होती दोस्तों, और वो रोज की तरह अपने 2 साथियों के साथ कहीं से नशीला पदार्थ खरीद कर उनका सेवन करने के लिए जाता है। रास्ते में इनकी दोस्त का घर पड़ता है, जिसका नाम लीजा है दोस्तों। वो बेचारी चल नहीं सकती और व्हील चेयर पर ही घूमती रहती है। वॉरेन उससे भी बुलाता है पर वो मना कर देती है। इसलिए वॉरेन और उसके दोस्त रात को एक टूटी फूटी नाव लेकर क्रॉकेट आइलैंड के पास वाले एक छोटे आइलैंड पर जाते हैं। वहाँ पर रात के अंधेरे में कई टिमटिमाती हुई आंखें नजर आती हैं। असल में उस आइलैंड पर कैट्स बहुत ज्यादा है ना, और ये टिमटिमाती आंखें उनकी ही हैं दोस्तों। कई साल पहले 4-5 कैट्स को इस आइलैंड पर छोड़ दिया गया था, लेकिन आज यहाँ उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इस छोटे आइलैंड को कैट आइलैंड भी कहा जाता है वैसे देखा जाए तो। वॉरेन का एक दोस्त कहता है कि अरे ये कैट्स काटते तो नहीं है क्या? तो दूसरा कहता है कि 100 साल पहले यहाँ पर कई लोगों को दफनाया गया था, उन्हीं की लाशों को ये कैट्स खाकर पनप गए होंगे, मुझे तो डर लग रहा है। वॉरेन कहता है कि अबे पागल, 100 साल पहले दफनाई हुई लाशों का तो स्केलेटन बन गया होगा ना, उन्हें कैट्स कैसे खा सकते हैं? इतना ही नहीं, जब तूफान वगैरह आता है ना, तो हमारे घर के पीछे वो समुद्र तट पर स्केलेटन्स पड़ी हुई मिलती हैं, और मैंने सुना है कि वो इसी आइलैंड से बहकर वहाँ पर आती है, और तुम वो की फालतू बातें कर रहे हो कि वो कैट्स स्केलेटन को खाती हैं। इस तरह बातों बातों में वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ बैठकर वो रात भर आराम से शराब पीते हैं और नशा भी करते हैं दोस्तों। अचानक उन्हें मॉन्स्टर जैसा कुछ दिखता है और वो डर जाते हैं पूरी तरह, लेकिन वो कोई बड़ा कैट होगा ये सोचकर वो अपना डर वहीं पर खत्म कर लेते हैं। सीधे अगली सुबह आ जाइए दोस्तों, क्रॉकेट आइलैंड के पेस्टर को दिखाते हैं, जिसका नाम है डेविड। पता है, कोई उसके घर के अंदर एक बड़ी पेटी लाकर रख देता है। फिर वो उस पेटी को खोलता है। ये कौन है और इस पेटी में क्या है ये फिलहाल नहीं बताया जाता। अगले सीन में रिले को दिखाते हैं, जो एक शिप पर क्रॉकेट आइलैंड पर आता है। उसे रिसीव करने के लिए उसकी माँ एनी आई होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मिल रहे होते हैं। माँ रिले को प्यार से गले लगा लेती है। वहाँ पर बेब नाम की एक औरत को दिखाते हैं, जो कि क्रॉकेट आइलैंड के चर्च की बहुत ही अहम सदस्य है। वो शिप के कैप्टन से कहती है कि हमारे चर्च के पेस्टर लापता है, क्या वो आपके शिप में कभी चढ़े थे क्या, मतलब आजकल? कैप्टन तो इसका नाम है जवाब देता है। अब रिले और एनी अपने घर की ओर चलने लग जाते हैं दोस्तों। उनके पीछे बेब होती है। यहाँ से सीधे आइलैंड के इकलौते हॉस्पिटल को दिखाते हैं, जहाँ पर सारा नाम की डॉक्टर एक प्रेग्नेंट औरत का स्कैन कर रही होती है। इस औरत का नाम आपको बताता हूँ, इसका नाम है एरिन, जो कि क्रॉकेट आइलैंड की स्कूल की टीचर भी है दोस्तों। वो डॉक्टर सारा बताती है कि देखिए बच्चा एकदम नॉर्मल है, फिक्र की कोई बात नहीं है। तभी दोस्तों एरिन खिड़की से देखती है कि रिले रिलीज हो चुका है और अपनी माँ के साथ घर जा रहा है। असल में एरिन और रिले बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त थे दोस्तों, बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स मतलब। अचानक वहाँ पर सारा की माँ आती है और सारा से पूछती है कि मेरा रूम तो ऊपर था ना, तुमने मेरी चीजें नीचे क्यों शिफ्ट की? तब सारा बताती है कि देखिए आप नीचे गिर गई थी और आपकी कमर पर चोट भी आ गई है, ऊपर चढ़ नहीं सकती ना आप, इसीलिए नीचे वाले कमरे पर शिफ्ट करा दिया है, और कोई बात नहीं है। बाहर दोस्तों रिले और उसकी माँ घर जा रहे होते हैं और रास्ते में पुलिस स्टेशन आता है। वहाँ पर हसन नाम का एक पुलिस ऑफिसर होता है, जो कि क्रॉकेट आइलैंड का शेरिफ है। वो पूछता है कि क्या यही है आपका बेटा? एनी तो बड़ी खुश दिखती है दोस्तों और कहती है हाँ शेरिफ, आज ही रिलीज हुआ है। ठीक है बहुत बढ़िया। ये कहकर हसन अंदर चला जाता है दोस्तों। अब आप देखोगे तो उसने एक शराबी को लॉकअप में बंद करके रखा हुआ है। जब उसकी नींद खुलती है तो पूछता है आपने मुझे अरेस्ट क्यों किया? हसन कहता है कि तुम्हें मैंने अरेस्ट नहीं किया,
कल रात तुमने खूब पी के रखी हुई थी और बड़बड़ा रहे थे कि मैंने भूत देखा, मैंने भूत देखा, मैंने मॉन्स्टर देखा। पता भी है तुमको, सड़क पर पड़े हुए थे तुम। मैंने तुम्हें उठाकर यहाँ सुलाया है, समझे? एक बात बताओ, ये शराब पीना छोड़ क्यों नहीं देते तुम? ये कहकर दोस्तों वो लॉकअप खोलता है और हसन और शराबी दोनों स्टेशन के बाहर आते हैं। अच्छा, डॉगी पसंद है आपको? लेकिन इस शराबी को पसंद है इसका एक डॉगी भी होता है जो बेब को देखकर भौंकने लग जाता है दोस्तों। अब बेब ठहरी चर्च की प्रमुख सदस्य, वो हसन से कहती है कि ये कुत्ता बड़ा खतरनाक है, तुरंत इसको क्रॉकेट आइलैंड से बाहर कर दो। वो भी कहता है कि बेचारा कुत्ता है मैडम, भौंकना तो कुत्ते का स्वभाव है ना। बेब दोस्तों चली जाती है सुनकर और शराबी भी कुत्ते को लेकर निकल जाता है। रुकिए, अभी आपका इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। घर पहुंचकर रिले एनी से पूछता है कि माँ, यहाँ पर सिर्फ 127 लोग ही क्यों हैं? बाकी लोग कहाँ गए? एनी कहती है कि बेटा 3 साल पहले एक बड़ा ऑयल शिप लीक हो गया था और समुद्र में पूरा तेल फैल गया। क्रॉकेट आइलैंड के चारों तरफ समुद्र में रहने वाले लगभग सारे फिश मारे गए और फिशिंग ही तो हमारे लोगों की रोजी रोटी थी। इस ऑयल लीकेज की वजह से उस पर पूरी तरह पानी फिर गया और तो और कई तरह के इन्फेक्शंस, बीमारियां, बहुत सारी चीजें होने लग गई। इसी वजह से क्रॉकेट आइलैंड के ज्यादातर परिवार इस आइलैंड को छोड़कर मेनलैंड में चले गए हैं। दूसरी ओर दोस्तों, क्रॉकेट आइलैंड के कुछ इंपॉर्टेंट लोग स्कूल में एक मीटिंग करते हैं। हसन बताता है कि ध्यान से सुनिए, कल रात बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है, अभी सूचना मिली है, तो हम सबको किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। इस पर बेब कहती है कि देखो, चर्च सबसे सेफ जगह है, इसलिए आप सबको खबर कर दीजिए कि सभी चर्च में आकर रह सकते हैं। यही दोस्तों सबको ठीक भी लगता है और वो मान जाते हैं। एनी भी घर पर सबको बताती है कि कल हमें चर्च जाकर रहना होगा। और रिले, तुम तो पेस्टर के असिस्टेंट हुआ करते थे ना, तुम फिर वही काम करना शुरू कर दो। पर दोस्तों 4 साल जेल में काटकर रिले की मानसिक स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि उसका भगवान पर से विश्वास उठ गया होता है, इसलिए वो चर्च नहीं जाना चाहता। इस पर माँ बड़ी उदास हो जाती है कि क्यों बेटा? पर पापा अकेले में रिले से बात करते हैं और समझाते हैं कि देखो, तुम विश्वास करो या ना करो, लेकिन अपनी माँ की खातिर तुम एक बार चर्च चले जाओ बेटा। तुम्हें पता है, जब तुम जेल में थे तो तुम्हारी माँ रोज चर्च जाकर प्रार्थना करती थी कि तुम जल्दी रिलीज हो जाओ। तब दोस्तों रिले भी मान जाता है कि माँ के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा, मैं माँ के लिए चर्च जरूर जाऊंगा। दूसरी ओर कैट आइलैंड को दिखाते हैं जहाँ पर एक कैट झाड़ियों के पास से गुजर रही होती है, लेकिन दोस्तों तभी न जाने कहां से एक रूप उसको खींचकर मार डालता है। यहाँ से क्रॉकेट आइलैंड में दिखाते हैं कि डेविड के घर पर लाइट जल रही है। बेब को लगता है कि शायद डेविड जो लापता था वो वापस आ गया है। वो जाकर दरवाजा खटखटाती है पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। बेब के पास उस घर की चाबी होती है तो वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। वहाँ सामान वैसा का वैसा पड़ा होता है और एक बड़ी पेटी रखी होती है। हमने पहले देखा था ना कि किसी ने डेविड के घर में ये पेटी रखी थी। तो बेब उस पेटी को खोलने जाती है कि अचानक वहाँ एक आदमी आ जाता है। असल में ये चर्च का नया पेस्टर है दोस्तों, जिसका नाम है पॉल। अगली सुबह सभी चर्च में होते हैं क्योंकि आज संडे है और सूचना के अनुसार आज रात को तूफान भी आने वाला है। तो चर्च का नया पेस्टर पॉल बताता है कि सुनो, चर्च के पहले पेस्टर डेविड बहुत बीमार पड़ गए और फिलहाल शहर के हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर दोस्तों वो लोगों के लिए प्रार्थना करता है और लोग भी प्रार्थना में शामिल हो जाते हैं, लेकिन रिले एकदम चुपचाप बैठा होता है। पॉल सबसे बहुत ही प्यार से बात करता है और लोग उसको बहुत मानने भी लग जाते हैं। वो लीजा का भी हालचाल पूछने लगता है। पॉल ने ये भी देख लिया था कि रिले ने प्रार्थना नहीं की, पर एनी सिचुएशन को संभालते हुए पॉल को बताती है कि देखिए, ये मेरा बेटा है, अभी जेल से छूटा है और जरा तनाव में है, इसलिए नहीं करी इसने प्रार्थना। फिर रिले दोस्तों अपनी बचपन की फ्रेंड एरिन से मिलता है और दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि वो इसी आइलैंड में रहना चाहते हैं। असल में एरिन ने इस आइलैंड से बाहर जाकर शादी की थी और प्रेग्नेंट भी हो गई थी पता है, लेकिन उसकी मैरिड लाइफ में कुछ समस्याएं हुई जिसकी वजह से उसको वापस इसी आइलैंड पर लौटना पड़ा। रिले भी दोस्तों ये आइलैंड छोड़कर शहर में काम करने गया था, लेकिन वहाँ ड्रंक एंड ड्राइव करके वो जेल चला गया, लेकिन अब वो इसी आइलैंड पर रहने के इरादे से आया है। अब रात होती है और तूफान अपना असर दिखाने लग जाता है। तेज हवा और घनघोर बारिश हो रही होती है। ज्यादातर लोग चर्च में होते हैं, लेकिन रिले और उसका परिवार घर पर होते हैं। तो रिले खिड़की से बाहर देख रहा होता है तो वहाँ पर पुराना पेस्टर डेविड दिखाई देता है। वो अपने पेरेंट्स को भी बताता है, पर वो कहते हैं कि डेविड बुजुर्ग थे, अगर वो वापस आ भी गए हैं तो इतने आंधी तूफान में वो बाहर तक नहीं निकल सकते। जरूर बेटा तुम्हारा वहम होगा। पर दोस्तों रिले से रहा नहीं जाता और वो तुरंत बाहर जाता है तो वहाँ सच में डेविड खड़ा होता है, लेकिन रिले को देखते ही वो उससे दूर भागने लगता है। अब रिले की कुछ समझ में नहीं आता, वो घर लौट आता है। अगले दिन जब तूफान का नामो निशान नहीं होता तो वो देखते हैं कि घर के पीछे यानी समुद्र तट पर ढेर सारे कैट्स मरे पड़े होते हैं। और जैसा वॉरेन ने पहले कहा था कि जब भी तूफान आता है तो कैट आइलैंड में दफनाई हुई लाशों के स्केलेटन्स पानी में बहते हुए हमारे घर के पीछे आ जाते हैं। उसी तरह दोस्तों यहाँ पता चलता है कि कैट आइलैंड पर जरूर कुछ है जो इन कैट्स को मार डालता है और इसी वजह से मरे हुए कैट्स बिखर कर यहाँ पर आ गए हैं। अब मेयर कहता है कि इस आइलैंड के सारे लोग चर्च आते हैं, अगर आप भी चर्च आते हैं तो वो आपसे घुल मिल जाएंगे, आप पर उनका विश्वास और बढ़ेगा।
देखिए, हमारा आपका मजहब अलग हो सकता है, लेकिन आप चर्च को लोगों से मिलने की कोई जगह समझकर कभी भी आ जाएं। इस तरह सब आपको जानेंगे और आप भी लोगों को जान पाएंगे। आखिर आपको काम तो उन्हीं के लिए करना है ना। फिर दोस्तों वो जांच करते हैं कि कहीं ये कैट्स किसी बीमारी की वजह से तो नहीं मर गए, पर लाख जांच करने के बाद भी इनकी समझ में नहीं आता कि इन कैट्स के साथ क्या हुआ। रिले बताता है कि कल रात मैंने पास्टर डेविड को देखा था, लेकिन मुझे देखते ही वो भागने लगे। पर दोस्तों कहाँ, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करता। अगले सीन में लीजा को दिखाते हैं जो चर्च में होती है। असल में लीजा क्रॉकेट आइलैंड की मेयर की बेटी है दोस्तों, और अक्सर चर्च में प्रार्थना करने के लिए आती है। बाद में वो पॉल के साथ बात करते हुए बाहर आती है और तब सामने से शराबी अपने कुत्ते को लेकर आ जाता है, पर लीजा को देखते ही वो दूसरी तरफ जाने लगता है। असल में शराब के नशे में एक दिन उसने गलती से लीजा के पैरों पर शूट कर दिया था, जिसकी वजह से अब उम्र भर लीजा चल नहीं सकती। उसे व्हीलचेयर के सहारे ही जीना होगा। इसके बाद पॉल सारा के घर पर आता है, उसकी बूढ़ी माँ के लिए प्रार्थना करता है। जब वो ठीक थी ना तो रोज चर्च जाया करती थी, लेकिन अब वो ठीक से चल नहीं सकती और उनकी नजर भी कमजोर हो गई। इसलिए पॉल उनके लिए प्रार्थना करने उनके घर पर आ गया है दोस्तों। फिर पॉल के जाने के बाद उसी रात सारा की माँ की नजर बेहतर होने लग जाती है। अगले दिन एरिन को दिखाते हैं जो स्कूल में होती है और ग्लास क्लीनर को लेने जाती है। वहाँ वो बैब को देखती है दोस्तों, जिसके हाथ में पॉइजन होता है। एरिन पूछती है तो बैब बताती है कि मेरे घर में चूहे परेशान कर रहे थे, उन्हीं के लिए मैं रेड पॉइजन लेकर जा रही हूँ। अगली सुबह सभी चर्च में होते हैं क्योंकि आज एस्टर है। प्रार्थना के बाद पॉल सभी के लिए खाने का भी इंतजाम करता है। इसी बीच वो रिले से कहता है कि इस आइलैंड पर बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से कई लोग खासकर जवान लड़के नशे के आदी हो गए हैं। तुम ड्रंक एंड ड्राइव करके जेल की सजा काट कर आए हो, लेकिन कम से कम तुम सुधर तो गए। हमें अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए, कोई ग्रुप बनाना चाहिए जिससे कि वो नशा छोड़ दे, शराब की आदत को छोड़ दे। वो देखो, उस शराबी को देखो, पीना बंद ही नहीं करता। इनकी बातों के बीच दोस्तों वहाँ पर शराबी को दिखाते हैं जिसका कुत्ता अचानक मर जाता है। जांचने पर पता चलता है कि किसी ने उसको जहर दे दिया है। अब ये जानकर एरिन को दोस्तों बैब पर शक होता है, क्योंकि उसने बैब के हाथ में जहर देखा था। ऊपर से बैब को इस कुत्ते से नफरत भी बहुत थी। एरिन को लगता है कि शायद बैब ने ही इस कुत्ते को जहर देकर मार डाला, लेकिन दोस्तों वो किसी को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसके पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है ना। लेकिन ये छोड़िए, हसन को भी बैब पर शक होता है और वो उससे पूछताछ करता है, पर अगर उसने मारा भी होता तो क्या वो सच बताएगी? नहीं यार, वो कहती है कि वो तो रेड पॉइजन था जो मैंने अपने घर में रखा हुआ है, मुझे उस कुत्ते से कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं। लेकिन दोस्तों इसी बीच शराबी को भी बैब पर शक होता है कि इसने मेरे कुत्ते को मार डाला। दूसरी ओर रिले, वॉरेन और उसके पापा फिशिंग करने जाते हैं। जहाँ पहले ढेर सारे फिश मिला करते थे, वहाँ पर अब उस तेल लीक की वजह से बहुत ही कम फिश मिलते हैं। उस रात दोस्तों रिले पॉल से अकेले में बात करता है और बताता है, मुझे नहीं लगता कि भगवान नाम का कुछ इस दुनिया में है। एक बड़ी शिप कंपनी के ऑयल स्पिल की वजह से फिश खत्म हो गए। उस कंपनी ने जो मुआवजा दिया उसे सरकार ने चर्च के हवाले कर दिया। उन पैसों से चर्च बड़ा होता जा रहा है, लेकिन हमारी रोजी रोटी का कोई इंतजाम नहीं हुआ। दोस्तों ये सारी बातें सुनकर पॉल रिले को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी ओर एरिन को दिखाते हैं जिसे खिड़की के बाहर एक अजीब रूप दिखता है और तब उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वो घबराकर डॉक्टर सारा से मिलती है, पर वो चेक करके कहती है कि डरने की बात नहीं है, बच्चा ठीक है, ब्लीडिंग रुक जाएगा। इसी बीच दोस्तों सारा की माँ को भी खिड़की पर वही रूप दिखता है और वो तुरंत घबरा जाती है। सारा उनको फिर दिलासा देती है कि माँ ये आपकी महज एक कल्पना होगी, वहाँ पर कोई नहीं है। दूसरी ओर दोस्तों एक आदमी कहीं पर जा रहा होता है और तभी एक पुराने मकान से कोई आवाज आती है। वो अंदर जाता है तो अचानक कोई रूप उसे पकड़कर अंदर खींच ले जाता है। न जाने उसके साथ क्या हुआ दोस्तों। अगले दिन चर्च में कुछ लोग आए होते हैं। लीजा भी व्हीलचेयर पर बैठी होती है। अचानक पॉल लीजा से कहता है कि तुम उठकर यहाँ पर आओ और ये प्रसाद ले लो। ये सुनकर लोगों को पॉल पर बड़ा गुस्सा आता है कि जो लड़की चल नहीं सकती उसका पॉल मजाक उड़ा रहा है। लेकिन दोस्तों ये क्या, लीजा उठकर चलने लगती है और पॉल के पास पहुंच भी जाती है। सभी एकदम हैरान, सबकी आंखें बड़ी। फिर पॉल बाहर चला जाता है और बैब उसके पीछे जाती है। तब दिखाते हैं कि पॉल खून की उल्टी कर रहा है दोस्तों। बैब पूछती है क्या आपको मदद की जरूरत है, पर पॉल कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ। दूसरी ओर दोस्तों सारा लीजा को चेक करके कहती है कि ये तो बिल्कुल ठीक है और सबकी तरह चल फिर सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, सारा की माँ सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाती है, जिसको देखकर सारा तो बिल्कुल चौंक जाती है कि ये कैसे पॉसिबल हो गया। तब उसकी माँ बताती है कि बेटा अब मेरी कमर में कोई दर्द ही नहीं है और मेरी नजर भी बहुत तेज हो गई है। अगले दिन दोस्तों लीजा अपने पैरों पर चलकर स्कूल जा रही होती है, जिसको देखकर आइलैंड के लोग तो बिल्कुल चौंक जाते हैं। कुछ ही देर में पॉल के घर के बाहर कई लोग आकर अपने दुख बताते हैं और कहते हैं कि सिर्फ पॉल ही हम सबको पार लगा सकता है, हमारे दुख को दूर कर सकता है सिर्फ पॉल। तो बैब उनसे कहती है ठीक है आप लोग एक काम करिए, रोज चर्च आ जाइए, सबके दुख दूर हो जाएंगे। फिर क्या था दोस्तों, अगले दिन चर्च में और ज्यादा लोग आते हैं और हर एक की बीमारी और दुख धीरे धीरे कम हो जाता है। कमाल है यार। प्रार्थना के बाद पॉल सबको वाइन देता है जिसमें वो कुछ पता नहीं क्या मिलाता है।
पर अचानक पॉल बेहोश हो जाता है। सारा उसे चेक करके कहती है कि नहीं, इनको मामूली सा फीवर है, बस थोड़ा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर लीजा उस शराबी के घर पर जाती है और कहती है देखिए अब मैं चल सकती हूँ, मैं पहले जैसी हो गई हूँ, मैंने आपको माफ भी कर दिया है, इसलिए आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, जो हुआ उसको भूल जाइए और शराब छोड़ दीजिए प्लीज। दोस्तों ये सुनकर शराबी का जी बहुत हल्का हो जाता है, बहुत ही हल्का। दूसरी ओर हसन अपने बेटे का स्कूल बैग चेक करता है दोस्तों, तो उसमें बाइबल होता है। वो सीधे स्कूल जाता है और कंप्लेंट करता है कि देखिए मुझे किसी भी मजहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को आप जबरदस्ती बाइबल क्यों पढ़ा रहे हैं। अब दोस्तों इस स्कूल की इंचार्ज बेब है, तो वो कहती है कि हम अपने सारे स्टूडेंट्स को बाइबल जरूर देते हैं क्योंकि इस स्कूल को चर्च चलाता है, लेकिन इसे पढ़ना या ना पढ़ना स्टूडेंट्स की मर्जी है। अगर आपका बेटा इसे नहीं पढ़ना चाहता तो ना पढ़े, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। अब दोस्तों हसन घर जाकर बेटे से पूछता है, तो वो तो कहता है कि पापा मेरे सारे फ्रेंड्स चर्च जाते हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ, पर बेटा तुम चर्च क्यों जाना चाहते हो ये बताओ। वो इसीलिए पापा की लीजा जो चल नहीं पाती थी, भगवान की शक्ति से अब वो चल फिर सकती है। देखिए हसन कहता है कि बेटा भगवान की शक्ति से कुछ नहीं होता, जो होता है वो प्रकृति के नियम के अनुसार होता है। चलो मान लिया कि लिसा भगवान की शक्ति से ठीक हो गई, लेकिन हमने भी तो भगवान से लाखों बार मिन्नतें मांगी थी ना कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाए, पर वो ठीक हुई नहीं ना, कैंसर ने उसकी जान ले ली। देखो बेटा हम इसलिए भगवान की प्रार्थना नहीं करते कि वो हमारे दुख को दूर करे या हमारे हाथ पैर को ठीक कर दे, हम प्रार्थना सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हम अच्छे इंसान बनकर जिए, ऐसा कुछ ना करें जिससे कि खुद को या दूसरे जीव जंतुओं को कोई नुकसान पहुंचे। भगवान पर विश्वास करना बुरा नहीं है, लेकिन जब ये विश्वास बढ़कर अंधविश्वास बन जाता है तो हम भटक जाते हैं। इसीलिए अच्छा काम करो, किसी की बुराई मत करो, तुम्हारी जिंदगी देखना अपने आप अच्छी हो जाएगी। इस तरह दोस्तों बेटे को एडवाइस देकर हसन खिड़की के पास जाता है, तो वहाँ पर एक रूप दिखता है उसे भी, जो अचानक गायब भी हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर हसन को भी थोड़ा घबराहट होती है कि पता नहीं क्या देख लिया मैंने। दूसरी ओर दोस्तों शराबी को दिखाते हैं जिसने नशे में लीजा पर गोली चलाई थी और अपने अपराध का बोझ कम करने के इरादे से वो और पीने लगा था। दोस्तों वही शराबी, लेकिन कल जो लीजा उसके घर पर आई थी और उसने कहा था कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तो अब देखिए उसका दिल बहुत ही हल्का हो चुका है और वो शराब छोड़ने के लिए रिले और पॉल की मीटिंग में जाता है। अब दोस्तों यहाँ से हम ना इसको शराबी नहीं कहेंगे, ओके, आप भी ध्यान रखना, इसको कहेंगे हम माइकल। माइकल इज इक्वल टू शराबी, ओके। तो दोस्तों इस डी एडिक्शन मीटिंग के बाद माइकल रिले को बताता है कि उसकी एक बहन थी जो मेन आइलैंड पर रहती थी। जब वो चल बसी तो माइकल उसके फ्यूनरल के लिए गया नहीं। दूसरी ओर दोस्तों पॉल, बेब और कुछ लोगों की मीटिंग हो रही होती है। अचानक यार पॉल गिर पड़ता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो उसकी बॉडी को टच करते हैं तो लगता ही नहीं कि उसमें जान है, एकदम लाश की तरह पड़ा होता है। सभी घबरा जाते हैं कि ये पॉल को क्या हो गया अचानक। दोस्तों यहाँ पर कहानी पास्ट में जाती है। इस चर्च के पुराने पास्टर डेविड को दिखाते हैं जो यहाँ वहाँ भटक रहा होता है। ऐसे ही एक सफर के दौरान एक जगह पर रेतीला तूफान आता है। तूफान से बचने के लिए डेविड एक गुफा के अंदर चला जाता है जहाँ घोर अंधेरा होता है। अचानक कोई आवाज को सुनकर वो माचिस चलाता है तो उसको सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर दिखता है जो दोस्तों डेविड को काट लेता है उस समय। इतना ही नहीं, वो मॉन्स्टर पता है डेविड को अपना खून पिलाता है। इस वजह से डेविड तो पूरी तरह डगमगा जाता है और वहीं पर बेहोश। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है ना तो उसका बुढ़ापा गायब हो जाता है और अब वो जवान दिखने लग जाता है। और जो पास्टर बूढ़ा था वो जवान होकर वापस क्रॉकेट आइलैंड के चर्च में लौट आता है। दोस्तों और आप लोगों को एक चीज बताऊं, अभी तक हम जिस यंग पास्टर को देख रहे थे, यानी जिसे हम पॉल कह रहे थे, असल में वो कोई और नहीं, पुराना पास्टर डेविड ही है। उस मॉन्स्टर का खून पीने की बदौलत बूढ़ा डेविड जवान हो गया था। अब डेविड के शरीर में उस मॉन्स्टर का भी खून मिला हुआ है जिससे बीमार अच्छा हो जाता है, बुढ़ापा चला जाता है। और चर्च में प्रार्थना के दौरान वो लोगों को जो वाइन देता था उसमें अपना खून मिलाता था, जो कि दोस्तों उसी मॉन्स्टर का खून था। उसी की बदौलत बीमार अच्छे हो रहे थे, यहाँ तक कि लीजा का पैर भी ठीक हुआ और सारा की माँ भी अच्छी हो गई इसकी वजह से। इस तरह साइलेंट के लोगों के सारे दर्द बीमारियां इसी मॉन्स्टर की वजह से दूर हो रही है। लेकिन पॉल के साथ अब वो मॉन्स्टर इसी आइलैंड में रहने लगा है। और आपको पता है कैट आइलैंड में कैट्स को पकड़कर खाने वाला और उनको मार डालने वाला भी यही मॉन्स्टर है। और तो और क्रॉकेट आइलैंड के लोग अक्सर जिस रूप को देखते हैं वो इसी मॉन्स्टर का रूप है। हम भले उसे मॉन्स्टर कहें, लेकिन पॉल उस मॉन्स्टर को एंजल कहता है क्योंकि उसका मानना है कि मॉन्स्टर के खून से ही यहाँ पर बीमार अच्छा हो रहा है और इस आइलैंड की भलाई हो रही है अल्टीमेटली। आपको एक और चीज बताऊं, बेव, मेयर और इस आइलैंड के कुछ गिने चुने लोग ही जानते हैं कि पॉल असल में डेविड है जो जवान हो गया है। चलिए आगे आ जाइए। अगले दिन एरिन सारा के पास चेकअप के लिए जाती है तो वो कहती है, मुझे माफ कर दो एरिन, तुम्हारा
बच्चा अबॉर्ट हो चुका है। तुम हिम्मत से काम लो और मुझे अपना ब्लड सैंपल देकर जाओ, मैं उसको शहर के लैब में टेस्ट करवाती हूँ कि अचानक ऐसा क्या हो गया तुम्हें। एरन भी दोस्तों दुखी मन से अपना ब्लड सैंपल देकर चली जाती है। उससे ये दुख बर्दाश्त नहीं होता और वो रिले के साथ अपना दुख शेयर करती है। रिले भी उसको दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर माइकल को दिखाते हैं जो हमेशा पीता रहता था, लेकिन आज पूरा दिन उसने शराब को हाथ नहीं लगाया। हसन उसको शाबाशी देता है कि वाह यार, तुम तो वाकई में अपने इरादे के पक्के निकले। दूसरी ओर पॉल खुद अपना हाथ काट लेता है और अपना खून पीने लग जाता है। फिर वो सारा की माँ को देखने जाता है क्योंकि उनकी नजर तेज हो गई थी। तो पॉल को देखते ही वो पहचान जाती है कि ये तो डेविड है। वो पूछती है कि तुम अभी इतने जवान कैसे दिखते हो। असल में दोस्तों आपको एक और चीज बताऊं, सारा की माँ और डेविड बचपन से इसी आइलैंड में रहते थे। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इसीलिए वो तुरंत डेविड को पहचान गई। पॉल अब उसके साथ मिलकर प्रार्थना करता है और बताता है कि मुझे पता है एंजल ने जवान बना दिया। फिर दोस्तों वो अपने घर जाता है। वहाँ पर माइकल आता है और बताता है फादर आज पूरा दिन मैंने शराब नहीं पिया। पॉल भी कह देता है कि बहुत बढ़िया माइकल। ये कहकर दोस्तों वो माइकल को गले लग जाता है, लेकिन उसकी पकड़ बहुत तेज होती है और वो माइकल को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। फिर वो अचानक माइकल को धक्का देता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके सर पे छोटी चोट भी आती है और बहुत खून बहता है और अब पॉल खून के प्यासे वैम्पायर की तरह माइकल का खून चूसकर पीने लग जाता है। अगले दिन दोस्तों सभी चर्च में होते हैं। हसन का बेटा कहता है कि मुझे भी चर्च जाना है पापा। उसकी जिद के आगे हसन मना नहीं कर पाता और उसको चर्च जाने देता है। सभी पॉल का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों पॉल नहीं आता। बेव पॉल के घर पर जाती है तो वो एक कोने में बैठा होता है और उसके मुंह में खून लगा होता है। खून दोस्तों वो ये भी देख लेती है कि माइकल मरा पड़ा हुआ है और वो समझ जाती है कि यहाँ पर क्या हुआ। वो पॉल से कहती है आप इसकी फिक्र मत कीजिए, इसे मैं ठिकाने लगवा देती हूँ, आप नहा धोकर जल्दी से चर्च आ जाइए। इस पर पॉल कहता है कि मैं बाहर नहीं आ सकता, धूप पड़ते ही मेरा शरीर जलने लग जाता है। ये कहकर दोस्तों वो सूरज की रोशनी में अपना हाथ फेरता है तो जलकर थोड़ा धुआं निकलता है और अब बेब चर्च जाकर लोगों को बताती है कि फादर पॉल की तबीयत थोड़ा खराब है, आज वो नहीं आ पाएंगे। आप लोग एक काम कीजिए, रोज की तरह अपनी प्रार्थना को जारी रखिए। ये कहकर वो सिर्फ मेयर और कुछ लोगों को लेकर जाती है जो पॉल की दोस्तों असलियत को जानते हैं। बेब उनसे कहती है माइकल की बॉडी को हमें इस आइलैंड से बाहर लेकर कहीं ठिकाने लगाना होगा। वैसे भी इस शराबी को पूछने वाला तो कोई है नहीं। उसकी बातें दोस्तों मेयर को गलत लगती है, पर बेब कहती देखो तुम्हारी बेटी जो व्हील चेयर में पड़ी हुई थी वो पॉल की वजह से उठकर चल पा रही है। अगर पुलिस को पता चल गया और उन्होंने पॉल को अरेस्ट कर लिया तो तुम्हारी बेटी फिर से व्हील चेयर पर होगी, समझ लेना इस बात को। दोस्तों मेयर भी डर के मारे बेब की बात मानकर माइकल की बॉडी को छुपाने के लिए राजी हो जाता है। इसी बीच एरन शहर जाकर अपना फिर से चेकअप करवाती है तो वहाँ की डॉक्टर बताती है तुम जरूर किसी गलतफहमी में थी कि तुम प्रेग्नेंट थी। तुम तो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, तुम्हारी बॉडी में उसके कोई सिम्टम्स ही नहीं है। दोस्तों एरिन तो बौखला जाती है क्योंकि सारा ने तो कहा था कि मैं प्रेग्नेंट थी और अभी मेरा बच्चा अबॉर्ट हो गया, उसने कहा। यहाँ सारा ने जो एरिन का ब्लड सैंपल लिया था ना दोस्तों, उस पर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। सारा चौंक जाती है कि ये क्या हो गया, ये कैसा खून है। और यहाँ से सीधे रात को दिखाते हैं रिले को जो पॉल से मिलने जाता है। जहाँ दोस्तों दोनों खुश होते हैं कि हमने माइकल की शराब को छुड़वा दिया, लेकिन आज माइकल नहीं आया होता है तो रिले पूछता है कि माइकल कहाँ गया। पॉल कहता है कि वो तो मेनलैंड गया हुआ है अपनी बहन से मिलने। बस दोस्तों इतना सुनते ही रिले को पॉल पर पूरा का पूरा शक हो जाता है क्योंकि एक दिन माइकल ने खुद रिले को बताया था कि मेरी बहन मेनलैंड में रहती थी, लेकिन वो चल भी बसी ये भी बताया था और मैं उसके फ्यूनरल पर नहीं गया ये भी बताया था। दोस्तों आपको याद होगा, लेकिन अभी पॉल कह रहा है कि माइकल अपनी बहन से मिलने के लिए मेनलैंड गया है, ये जरूर झूठ बोल रहा है। रिले एकदम कंफ्यूज होकर वहाँ से निकल जाता है। फिर दोस्तों वहाँ पर मॉन्स्टर आता है जो कि एक बोतल में अपना खून भरने लग जाता है और रिले जो कुछ दूर जा चुका था वो फैसला करता है कि क्यों ना मैं फादर से ही सीधे सीधे पूछ लूं। ये सोचकर दोस्तों वो मुड़कर पॉल के घर पर आता है एंड तभी वो उस मॉन्स्टर को देखकर शॉक। वो तुरंत बचकर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो मॉन्स्टर उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है और उसे काटने भी लगता है। यहाँ से सीधे अगले सीन में दिखाते हैं कि एक औरत हसन से कंप्लेंट करती है कि मेरा पति लापता है, उसको ढूंढ दीजिए प्लीज। असल में दोस्तों वो आदमी जो एक रात एक पुराने मकान में कोई आवाज को सुनकर अंदर गया और उसे किसी चीज ने अंदर खींच लिया था, वो इसी औरत का पति था दोस्तों, जिसे उस रात मॉन्स्टर ने अंदर खींच लिया था। इतना ही नहीं, एरन भी कंप्लेंट लिखवाती है कि रिले लापता हो गया है। हसन उन दोनों को विश्वास दिलाता है कि मैं उन दोनों को जरूर ढूंढ निकालूंगा। दूसरी ओर दोस्तों चर्च में जो मॉर्निंग मास होता था उसके लिए लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन बेव कहती है आज से मॉर्निंग मास नहीं होगा, हम उस मास को नाइट में करेंगे, यानी मिडनाइट मास होगा। और वो ऐसा इसीलिए कह रही है दोस्तों क्योंकि आपको पता होगा दिमाग बहुत तेज है आपका, क्योंकि पॉल दिन में सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकता, अगर निकलेगा तो जल जाएगा। लोग दोस्तों ये सच नहीं जानते और बेव का कहना मान लेते हैं और सभी शाम को चर्च आ जाते हैं जब धूप नहीं होती। यहाँ एरिन तो सोच में पड़ जाती है कि रिले कहाँ चला गया होगा अचानक। तभी दोस्तों वहाँ पर रिले आ जाता है और बताता है कि सुनो
मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ये कहकर वो एरन को एक बोट पर समुद्र के बीच में लेकर जाता है। वो पूछता है कि ऊपर तुम्हें जो तारे दिख रहे हैं उनकी एक खासियत है, बताओ। एरन कहती है, नहीं, मुझे ऐसी कोई खासियत नजर नहीं आती, सब तारे हैं, मामूली तारे। रिले कहता है कि असल में उन तारों की जो ऊर्जा है वो धरती पर आती है और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये क्या कह रहा है? एरन की कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है और वो पूछती है कि पहले तो तुम ये बताओ कि तुम गायब कहाँ हो गए थे। और अब रिले बताना शुरू करता है कि उसके साथ दोस्तों क्या हुआ। असल में आपको याद होगा, रिले को पॉल पर शक हो गया था कि उसने पक्का माइकल के साथ कुछ बुरा किया होगा, तो पॉल के मुंह से सच सुनने के लिए वो वापस गया था। ओके, लेकिन तब मॉन्स्टर ने उसको पकड़ लिया था और उसका भी वही हाल किया जो उसने पॉल का किया था। और जब सुबह हुई ना, तो पॉल रिले से बात करना चाहता था, लेकिन रिले ने बाहर भागने की कोशिश की थी, पर पता है जैसे उस पर धूप पड़ी उसका शरीर जलने लगा और वो वापस अंदर आ गया था। और तब पॉल ने रिले को अपनी पूरी असलियत बताई कि मैं ही पैस्टर डेविड हूँ, उस मॉन्स्टर का खून पीने की वजह से ही मैं जवान हो गया हूँ और अब भगवान की दी हुई वो शक्ति तुम्हें भी मिली है। लोगों की भलाई के इस पुण्य काम के लिए भगवान ने तुम्हें भी चुना है। दोस्तों, उसकी ऐसी बहकी बातें सुनकर रिले का तो सर चकराने लग जाता है, लेकिन वो पूछता है कि सच बताओ, माइकल के साथ क्या हुआ था। पॉल बताता है कि उसे मैंने मार डाला और उसका खून भी मैंने पिया है। ये सुनकर रिले को पॉल पर बड़ा गुस्सा आता है और तभी बैब उसके पास आती है, तो देखिए रिले भी बैब को काटकर उसका खून पीने की कोशिश करता है और पॉल कहता है कि देखा, तुम्हें भी इसका खून पीने का मन किया है ना, मेरे साथ भी यही हो रहा है और अगर हमें लोगों की भलाई करनी है तो उन सबको अपने जैसा बनाना होगा, इसीलिए मैं वाइन में अपना खून मिलाकर सबको देता हूँ। अब देखो, सबकी बीमारियां दूर हो चुकी हैं, बाकी बचे लोगों को भी हमें अपना खून पिलाकर अपनी तरह बनाना होगा और यही होगी भगवान के प्रति हमारी परम सेवा। तुम सोच समझकर अपना फैसला मुझे बता देना। ये कहकर वो रिले को जाने देता है। दोस्तों, तब तक शाम ढल चुकी थी और बाहर सूरज की रोशनी भी नहीं होती। रिले सीधे एरन से मिलने गया और फिलहाल उसे बोट में लेकर समुद्र के बीच बैठा उसे ये सारी बातें बता रहा है। लेकिन एरन को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं होता। रिले कहता है कि जब सुबह होगी तो तुम खुद ही अपनी आंखों से सच देखोगी और मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने के लिए लेकर आया था कि तुम जल्द से जल्द इस आइलैंड से बच जाओ। कुछ ही देर में सूरज उगना शुरू हो जाता है और उसकी रोशनी पड़ते ही रिले वहीं पर जलकर मर जाता है। दोस्तों, और एरन तो चिल्लाना शुरू करती है क्योंकि अब वो जान चुकी है कि रिले का कहा एक एक शब्द सच था। वो तुरंत सारा से मिलती है और उसे सब बताती भी है। सारा को भी उसकी बात पर पूरा विश्वास हो जाता है क्योंकि उसकी अपनी माँ, जिसे पॉल ने अपना खून पिलाया था, वो एकदम जवान हो गई है। उसकी माँ के खून पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो भी जलने लग जाता है। वो एरन को बताती है कि जो भी चर्च गया उन सबको पॉल ने लगातार उस मॉन्स्टर का खून पिलाया, जिसकी वजह से उनकी दूसरी बीमारियां तो ठीक हुई, लेकिन मुझे लगता है कि उनके शरीर में ऐसा बदलाव हुआ कि वो धूप में नहीं जा सकते। पॉल मेरी माँ को देखने अक्सर यहाँ पर आता था और प्रार्थना करने के बहाने उसने मेरी माँ को कुछ ज्यादा ही खून पिला दिया, जिसकी वजह से वो इतनी जवान हो गई, लेकिन अब वो धूप में नहीं जा सकती। पर तुम तो कभी कभार चर्च जाती थी ना, इसलिए तुम पर उसका इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन सुनो, एक दो बार तुम भी चर्च गई हो और तुमने वो वाइन भी पिया जिसमें मॉन्स्टर का खून मिला था, इसलिए तुम्हारा बच्चा अबॉर्ट हो गया। यही बात है, हमें कैसे भी करके ये सब रोकना होगा। सबसे पहले दोस्तों वो ये बात हसन को बताती है, लेकिन वो पहले तो विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर कहता है कि मैं अगर कोई एक्शन लूंगा भी तो लोग मुझे ताने मारेंगे कि मैं दूसरे मजहब का हूँ और वो ये सोचेंगे कि मैं उनके मजहब पर कीचड़ उछालने के लिए ही चर्च और फादर के खिलाफ एक्शन ले रहा हूँ। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। इसके बाद दोस्तों एरन रिले की माँ को सच बताने के लिए जाती है, लेकिन एरन को ये भी पता है कि मेरी एक एक बात पर वो विश्वास नहीं करेंगी, पर उसे ये तो बताना ही पड़ेगा कि रिले अब जिंदा नहीं है। दोस्तों, ये सुनकर भी रिले की माँ उसको डांटती है कि वो जेल से छूटने के बाद थोड़ा परेशान था, इसलिए कहीं पर गया होगा, वापस आ जाएगा, तुम जाओ यहाँ से। एरन को तो दोस्तों जो कहना था उसने कह दिया और अब वो फैसला करती है कि कम से कम मुझे तो इस शापित आइलैंड से निकल जाना चाहिए। इसी फैसले के साथ एरन, सारा और उसकी माँ आइलैंड छोड़कर जाने के लिए समुद्र तट पर जाती है, लेकिन एक भी बोट तैयार नहीं होती। एक बोट वाला कहता है कि आज रात चर्च में एक खास प्रेयर है और चमत्कार होने वाला है वहाँ पर, इसलिए सब वहाँ पर गए हुए हैं। एक काम कीजिए, आप लोग भी जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाइए। आइलैंड पर दोस्तों सभी को चर्च में आने के लिए कहा जाता है और जोर जबरदस्ती के बजाय एक अलग तरह का प्लान बनाया जाता है। पूरे आइलैंड का पावर कट कर दिया जाता है ताकि और कोई रास्ता न पाकर सभी चर्च आ जाएं। एरन, सारा और उसकी माँ घर में बैठी होती है। सारा कहती है कि यहाँ बैठकर कुछ नहीं होगा, अगर चर्च जाएंगे तो कम से कम पता तो चलेगा कि वहाँ पर हो क्या रहा है। इस इरादे से दोस्तों वो भी चर्च की ओर निकलती है। हसन का बेटा कहता है कि पापा आज चर्च में कोई चमत्कार होने वाला है, मैं जाना चाहता हूँ वहाँ। हसन भी कहता है कि बेटा मैं भी चलूंगा। असल में दोस्तों सारा ने जो कुछ उसको बताया था उस पर हसन को विश्वास नहीं हुआ, तो वो अपना शक दूर करने के लिए चर्च जाकर खुद देखना चाहता है। यानी क्रॉकेट आइलैंड के सभी लोग चर्च जा रहे हैं। वहाँ पर पॉल सबको सच बता देता है कि मैं आपका वही पुराना पैस्टर डेविड हूँ जो भगवान के दिए हुए इस खून से अब जवान होकर लौट आया हूँ।
आप भी इस खून को पियेंगे तो जवान हो जाएंगे और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ये कहकर दोस्तों वो हर एक को मॉन्स्टर का खून देने लग जाता है। हसन से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकलने वाला होता है कि वहाँ मॉन्स्टर आ जाता है। वो सबके सामने अपने पंख खोलता है। पॉल कहता है कि ये देखिए, ये भगवान का भेजा हुआ एंजल है और इसी के खून से हम सब मृत्युंजय बन जाएंगे। लोग भी दोस्तों उसका खून पीने लग जाते हैं। हसन गन निकालकर मॉन्स्टर को शूट करने चाहता है लेकिन लोग उसको रोक देते हैं। और इसी बीच हसन का बेटा मॉन्स्टर का खून पी जाता है। दोस्तों खून पीते ही सभी के सभी बेहोश होने लग जाते हैं और कुछ देर के बाद ही उन्हें होश आएगा। इसी बीच हसन का गन कुछ दूर पर जाकर गिर जाता है, जिसे सारा की माँ उठा लेती है और सीधे पॉल के माथे पर शूट कर देती है। दोस्तों वो मर जाता है लेकिन मॉन्स्टर की शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि वो फिर से जिंदा हो जाएगा। मॉन्स्टर भी गुस्से में सारा की माँ पर हमला करके उसे उठाकर बाहर ले जाता है। इसी बीच जो लोग खून पीकर बेहोश हुए थे उन्हें होश आ जाता है और बहुत जोर की भूख लगती है दोस्तों उन्हें। अब वो आसपास बैठे उन लोगों का खून चूसते हैं जिन्होंने अब तक मॉन्स्टर का खून नहीं पिया होता है। और अब एरन, सारा, रले का भाई वॉरेन और उसकी माँ एनी, लीजा, हसन सब जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। बेब उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे शूट करके बाहर भाग जाते हैं और सीधे एरन के घर पहुँचते हैं। यहाँ देखिए पॉल फिर से जिंदा हो गया है और उसके पास सारा की माँ है दोस्तों। और यहाँ पर रिवील होता है एक खतरनाक ट्विस्ट। असल में सारा की माँ और डेविड एक दूसरे से प्यार करते थे और इन दोनों की बेटी है सारा। लेकिन क्योंकि डेविड पेस्टर बन गया तो उसने सारा की माँ से अलग होने का फैसला किया और सारा अपनी बेटी के साथ अकेली रहने लगी। लेकिन डेविड ऐसी जिंदगी से उब गया था और वो यहाँ वहाँ भटकने लगा क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी अकेलेपन में बीत रही थी। प्रेजेंट में वो बताता है कि तभी मैंने उस एंजल को देखा जिसने मुझे मेरी जवानी लौटा दी। मुझे लगा कि अगर तुम भी जवान हो जाती तो हमने अपनी जिंदगी जो खोई है उसे फिर से एक बार अपनी मर्जी से जी पाएंगे, इसीलिए मैंने ये सब किया। ये तो है दोस्तों डेविड का प्लान, लेकिन मॉन्स्टर का प्लान ये है कि वो दुनिया भर के लोगों को अपनी तरह मॉन्स्टर बनाकर पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। पर रुकिए, उसके इस इरादे को नाकामयाब करने के लिए एरिन, हसन, रले का भाई, उसकी माँ, सारा और लीजा एक मास्टर प्लान बनाते हैं। लेकिन इसी बीच ये बेब घर को आग लगाने जाती है। तभी रले की माँ कहती है कि तुम लोग किसी तरह यहाँ से बच निकलो, बेब का ध्यान भटकाने का काम मैं करूंगी। ये कहकर वो बेब से बात करने लगती है और इसी बीच बाकी लोग वहाँ से बच निकलते हैं। इसके बाद रले की माँ एक चाकू से खुद अपना खात्मा कर देती है और अब क्रॉकेट आइलैंड के जो लोग मॉन्स्टर का खून पीकर खुद मॉन्स्टर बन गए थे वो क्रॉकेट आइलैंड छोड़कर मेनलैंड जाने वाले हैं ताकि वहाँ के लोगों को भी मॉन्स्टर बना सके। एरिन की टीम की समझ में नहीं आता कि जब एक भी बोट चल नहीं रहा है तो मॉन्स्टर्स मेनलैंड जाएंगे कैसे। तभी सारा कहती है कि शायद बोट्स काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने जानबूझकर हमें बोट्स नहीं दिए। हमें अब कैसे भी करके इन मॉन्स्टर्स को रोकना होगा। ये फैसला लेकर वो बोट्स पर पेट्रोल डालकर उनको जला देते हैं दोस्तों और सिर्फ एक बोट बचा होता है। वॉरेन और लीजा माइकल के घर जाते हैं क्योंकि उसके पास गन थी। वो गन ले लेते हैं लेकिन फिर देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहाँ किसी का खून पी रहा है। वो उसे शूट करते हैं पर उसे कुछ नहीं होता दोस्तों और ना ही वो कोई रिएक्ट करता है। लगता है जब मॉन्स्टर किसी का खून पी रहा होता है तो उसे किसी भी चीज का होश नहीं रहता। और इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों बाहर आ जाते हैं और घर में आग लगा देते हैं। आग और गर्मी उसे बर्दाश्त नहीं होती और वो वहाँ से उड़कर बाहर निकल जाता है। यहाँ लीजा और वॉरेन एक छोटे बोट में चढ़कर समुद्र के बीचों बीच चले जाते हैं। फिलहाल ये दोनों तो सेफ हैं दोस्तों, लेकिन एरिन, हसन, सारा वगैरह आइलैंड पर ही है। उनका मकसद यह है कि यहाँ से एक भी मॉन्स्टर मेनलैंड ना जा पाए वरना वो पूरी दुनिया को मिटा देंगे। इसीलिए वो आइलैंड के हर घर को जला देते हैं ताकि जब सुबह होगी तो मॉन्स्टर सूरज की रोशनी से बचने के लिए घरों में जाकर छुप ना जाएं। और सारा चर्च में भी दोस्तों पेट्रोल डालने लग जाती है ताकि उसको भी जला दे। तब वहाँ पर पॉल आता है यानी डेविड, पर वो सारा को रोकने की कोशिश नहीं करता और कहता है कि मैं गलत रास्ते पे चला गया था, तुम जो कर रही हो वही ठीक है और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ बेटा। इतना कहते ही कोई पीछे से सारा को शूट कर देता है और वो नीचे गिर जाती है और मौत से लड़ रही होती है। उसकी माँ वहाँ पर पहुँचती है। पर इसी बीच दोस्तों पॉल अपना हाथ काट कर ना अपना मॉन्स्टर वाला खून उसको पिलाने की कोशिश करता है, पर सारा उसको थूक देती है क्योंकि उसे लगता है कि एक मॉन्स्टर बनकर जिंदा रहने से तो अच्छा है कि इंसान की तरह मरना। आखिर सारा मर जाती है दोस्तों, वेरी बैड। पर हाँ, सारा चर्च जलाने के लिए आई थी ना, और अब सारा की माँ और पॉल उसका ये मकसद पूरा करते हैं और चर्च को जला देते हैं। फिर वो अपनी बेटी को उठाकर एक छोटे से पुल के पास लेकर जाते हैं जहाँ वो बचपन में खेला करती थी। दोनों बड़े दुखी होते हैं। दूसरी ओर मॉन्स्टर को दिखाते हैं। अब बेब इनकी लीडर बन चुकी है दोस्तों। वो सबको एक शेल्टर के पास लेकर आती है जहाँ वो सेफ रहेंगे, वरना सुबह होते ही जलकर मारे जाएंगे सब। पर उस जगह को भी हसन जलाने की कोशिश करता है, लेकिन बेब तो हसन को शूट कर देती है और वो भी मरने की
हालत में होता है। इसी बीच एरन उस शेल्टर को जलाने की कोशिश करती है, पर इतने में दोस्तों मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और एरन को काट कर उसका खून पीने लगता है। और जब मॉन्स्टर खून पी रहा होता है ना, तो उसे बाकी किसी चीज का होश नहीं रहता, इसीलिए एरन एक चाकू से उसके पैर काटने लगती है। यहाँ बैब और दूसरे मॉन्स्टर्स शेल्टर के अंदर जाने लग जाते हैं कि दोस्तों तभी हसन का बेटा लाइटर ऑन करके शेल्टर के अंदर फेंक देता है और पूरा शेल्टर जलने लग जाता है। और इन मॉन्स्टर्स के पास सर छुपाने की कोई जगह नहीं है। सुबह होने में थोड़ी देर बची होती है। ये जानकर मॉन्स्टर उड़कर मेनलैंड जाने लग जाता है दोस्तों, लेकिन क्योंकि एरन ने उसके पर भी काट दिए थे तो वो ठीक से उड़ नहीं पाता। फिर भी जैसे तैसे वो उड़कर समुद्र के बीच तक पहुंच जाता है। उसे बोट में बैठे वॉरेन और लिसा देखते हैं और सोचते हैं कि क्या ये सूरज उगने से पहले मेनलैंड पहुंच जाएगा। शायद नहीं, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही धीमी गति से उड़ रहा होता है। कुछ ही देर में सूरज उगने लगता है और पूरे आइलैंड पर उसकी रोशनी पड़ती है। सारे मॉन्स्टर्स जलकर राख हो जाते हैं। एरन को भी मॉन्स्टर ने काट दिया था, जिसकी वजह से वो खुद भी मॉन्स्टर बन गई थी और सूरज की रोशनी से वो भी जल जाती है। सारा की माँ और पॉल जो मॉन्स्टर्स बन गए थे वो भी मारे जाते हैं। दूसरी ओर हसन को गोली लगी थी, तो वो मरने से पहले आखिरी बार अल्लाह को एक बार याद कर लेता है दोस्तों, अपने भगवान को मतलब। लेकिन यहाँ मॉन्स्टर का खून पीने की वजह से हसन का बेटा भी मॉन्स्टर बन गया था, तो वो भी मर जाता है। इसी तरह क्रॉकेट आइलैंड के सभी लोग मर जाते हैं, सिर्फ लिजा और वॉरेन जिंदा बचे होते हैं। अचानक लिजा कहती है कि मैं अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। तभी वो देखते हैं कि फटे हुए पर की वजह से वो मॉन्स्टर सूर्योदय से पहले मेनलैंड नहीं पहुंच पाया था और सूरज की रोशनी पड़ते ही जलकर मर गया था। इसी मॉन्स्टर के खून से डेविड जवान बना था दोस्तों, और उसी की शक्ति से लिजा का पैर ठीक हुआ था, याद है ना आपको। लेकिन अब वो जलकर मर गया है तो उसकी शक्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। इसी वजह से अब लिजा पहले की तरह हो जाती है, मतलब चल नहीं पाती। लेकिन हाँ, कम से कम जिंदा तो बच गई और अब ये दोनों इस बोट में मेनलैंड पहुंच जाएंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों ये मिनी सीरीज यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।